हेलो फ्रेंड्स, आज जो हमारा CMA फाउंडेशन का जो बैच का पेपर हुआ है ओल्ड स्कीम के थ्रू अकाउंटेंसी का, आज मैं आपके सामने उसके आंसर की सजेस्टेड आंसर की लेकर सामने आया हूँ ऑन बिहाफ ऑफ विद्यासागर इंस्टीट्यूट लिमिटेड। द बैच इज ऑन 16 जुलाई 2023 अकाउंटिंग सॉल्यूशंस और वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51 to 100 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। लेट्स बिगिन. So we will start from question number 1. Our question number 1 is here. I think it is clearly visible. Which of these are recurring expenses, indirect expenses? Basically ये जो क्वेश्चन आया है ये आया है कंसाइनमेंट के अंदर से, और कंसाइनमेंट के अंदर रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि रिकरिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। मान लीजिए ये एक कंसाइनर है, इसने क्या किया, कंसाइनी को गुड्स सेल आउट भेजा है फॉर द पर्पज ऑफ सेल। तो इस बीच में इस प्रोसेस में वो जो एक्सपेंसेज करेगा उसे हम बोलते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज। कौन से बोलते हैं? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज। और इन एक्सपेंसेज को बाद कंसाइनी क्या करेगा, माल को रिसीव करेगा और कहाँ लेके जाएगा, अपने गोडाउन में लेकर के जाएगा। तो वो जो खर्चे करेगा वो बोलते हैं उसे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज। कौन से एक्सपेंसेज? नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज। और कंसाइनी उसके बाद क्या करता है, कुछ खर्चे और करता है गोडाउन के बाद। सो दोज एक्सपेंसेज विच आर इनकर्ड आफ्टर द रिसीविंग ऑफ गुड्स इन गोडाउन्स, और उसके बाद जो खर्चे होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग एक्सपेंसेज। क्या बोलते हैं उनको? रिकरिंग एक्सपेंसेज। तो हमारा आंसर क्या होगा कि सर गोडाउन से पहले वाले तो नॉन रिकरिंग और गोडाउन के बाद वाले कौन से हैं, रिकरिंग। तो गोडाउन से पहले देखो, पहला ऑप्शन ए, देखो इसको, ट्रांजिट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो ये तो सर पहले ही लग गया हुआ, गोडाउन से पहुंचने से पहले। ऑक्ट्रोई सर स्टेट में एंटर होने से पहले। लोडिंग एंड अनलोडिंग एज लाइक वेजेस, ये भी उससे पहले। लेकिन गोडाउन का रेंट और इंश्योरेंस ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि ये सर उसके बाद में लगता है एक्सपेंडिचर। तो इसलिए हम बोलेंगे यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गोडाउन रेंट एंड इंश्योरेंस, ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन है इसी का ही कि सर P2 sends out of certain goods at cost 25%, 3/5 of the goods sold by Mr. Consignee rupees 4,31,250, which was 15% above the invoice price. The total cost price will be, आपसे क्या पूछा गया है, गुड्स की टोटल कॉस्ट पूछा गया है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा लोड देने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। सर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बहुत सिंपल तरीके से। सर यहाँ पर हमारी जो कोड्स की वैल्यू, सबसे पहले तो इनवॉइस वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज द इनवॉइस वैल्यू। यहाँ पर सर इनवॉइस वैल्यू बोला जाएगा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को। किसको बोलेंगे? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब सर कॉस्ट गिवन नहीं है, सीधे क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है। तो ले लेते हैं सेलिंग प्राइस से, तो पहले आते हैं इनवॉइस प्राइस के ऊपर। सेलिंग प्राइस है 4,31,250, और ये कितना ज्यादा है, इनवॉइस प्राइस से 15% ज्यादा है। तो सर डिवाइडेड बाई 115 मल्टीप्लाई बाई 100, डिवाइडेड बाई 115 और मल्टीप्लाई बाई 100। तो जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो सर ये आपकी आ जाएगी कौन सी वैल्यू, इनवॉइस प्राइस। कौन सी वैल्यू आ जाएगी, इनवॉइस प्राइस। लेट्स कैलकुलेट इट। 4,31,250 डिवाइडेड बाई 115 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपकी सर इनवॉइस प्राइस आ गई 3,75,000। लेकिन आपसे इनवॉइस प्राइस नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, कॉस्ट पूछा है। क्या पूछा है आपसे, कॉस्ट। तो सर अब कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, सर इसमें कितना प्रॉफिट इंक्लूड है, 25%। और इनवॉइस प्राइस कैसे बनती है, सर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्या बनती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब सर हमारी जो अभी इनवॉइस प्राइस आई है वो कितनी निकल करके आई है, 3,75,000। कितनी आई है बेटा, 3,75,000। और मुझसे क्या पूछा गया है, कॉस्ट। तो सर अभी निकालते हैं इसकी कॉस्ट। इसके अंदर भी क्या इंक्लूड है, प्रॉफिट इंक्लूड है। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, सर बहुत सिंपल है। 3,75,000
75,000 डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गई आपकी क्या कॉस्ट। तो सर इसको कैलकुलेट करो, डिवाइडेड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगी बेटा आपकी कितनी 3 लाख। लेकिन ध्यान रखें अभी ये आपका आंसर नहीं आया, ये आई है सर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल। क्या आई है आपकी ये कॉस्ट ऑफ सेल, वो माल जो आप बेच चुके हो उसकी कॉस्ट कितनी है। लेकिन हमारा आंसर सर ये थोड़ी ना है कॉस्ट ऑफ सेल, सर हमारा आंसर है टोटल कॉस्ट बताना। क्या बताना है आपको, टोटल कॉस्ट। सो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट आवर टोटल कॉस्ट, सर टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ सेल को क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, उसके प्रोपोर्शन से। तो सर वहां पर था 3/5, क्या कर दो यहाँ पे 5/3, तो आंसर हो जाएगा 3 लाख मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 3, नाउ योर आंसर इज 5 लाख। तो जिन्होंने भी इसका आंसर 3 लाख किया है वो गलत किया है भाई, इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा आपका 5 लाख। क्लियर, चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन, नोशनल कॉस्ट इज आल्सो नोन एज। देखो नोशनल कॉस्ट क्या होती है सर, नोशनल कॉस्ट होती है अज्यूम्ड कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जिसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना होता है, उसे हम बोलते हैं नोशनल कॉस्ट। इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे ही सोर्स के ऊपर जो खर्चा आने वाला है या मेरे ही इंटरनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसको अगर कहीं और इन्वेस्ट करता तो मैं कितना पैसा कमाता, इट इज आल्सो नोन एज नोशनल कॉस्ट। और वो बोलते हैं सर अपने ही सोर्स पे आने वाली कॉस्ट को, तो उसे बोलते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, खुद के ही रिसोर्स के ऊपर आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, उसे बोलते हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट। चलें आगे, नेक्स्ट। अब सर ये वेरिएबल कॉस्ट क्यों नहीं है, अरे वेरिएबल कॉस्ट हमारी एक्चुअल कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों नहीं है सर, उसे सैक्रिफाइस कॉस्ट बोलते हैं, तो सर वो भी अलग चीज है। अब आ गया अगला आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आउट ऑफ मतलब जेब से लगने वाले खर्चे को क्या बोलते हो आप, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और इम्प्यूटेड को बोलते हैं क्या, इम्प्लिसिट कॉस्ट। मतलब सर जेब से पॉकेट से पैसा नहीं लगा है, केवल कैलकुलेट कर रहे हैं अपने दिमाग के अंदर, वो इम्प्यूटेड कॉस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉस्ट यूनिट, इनमें से कौन सी हमारी कॉस्ट यूनिट नहीं है। 4 ऑप्शन है, इनमें से 3 है और 1 नहीं है। किलोवाट आवर, सर किलोवाट आवर निकालते हैं अपन इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो ये एक कॉस्ट यूनिट है कैलकुलेट करने के लिए। पेशेंट डे, पेशेंट पर डे कैलकुलेट होता है सर हॉस्पिटल के अंदर, कितने मरीज आ रहे हैं उसके ऊपर कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है। टन किलोमीटर, सर ये निकाली जाती है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। अब सर एक रह गया क्रेडिट डिवीजन, सर ये हमारी कोई कॉस्ट यूनिट नहीं है, तो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ए मशीन इज 1,30,000। इंस्टॉलेशन चार्जेस किए कितने के, 10,000 रुपीज के। डेप्रीशिएशन की रेट कितनी है, 10% पर एनम। और आपसे क्या पूछा है, 3rd ईयर का डेप्रीशिएशन। तो जनरली वैसे तो आप इसको सॉल्व करोगे तो सर बहुत सिंपल तरीका है इसको सॉल्व करने का, इसको सॉल्व करने का बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। कैसे कर सकते हो इसको कैलकुलेट, सर बहुत सिंपल है, देखिए आपके सामने। सर जनरली हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, कॉस्ट सर परचेजिंग प्राइस प्लस उसके एक्सपेंसेस। तो परचेजिंग प्राइस हो जाएगी आपकी 1,30,000 और एक्सपेंसेस कितने हो गए 10,000। टोटल कितना हो जाएगा 1,40,000। कितना हो जाएगा 1,40,000। यहीं से डेप्रिसिएशन लगाते हुए चलना है, माइनस करोगे 10% पहले साल का 14,000, फिर उसके बाद अगले साल का, फिर उसके बाद अगले साल का 10%। तो एक तरीका तो ये है कि हम सर 10% माइनस किए जाएं। और वो कैसे करेंगे कैलकुलेट, 1,40,000 माइनस 10% इक्वल्स टू माइनस 10% इक्वल्स टू, ऐसे करते हुए कैलकुलेट करना है भाई, माइनस 10% माइनस 10% और आखिरी वाले साल के अंदर 10%। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 11,340। और मैं इसको कैसे सॉल्व करवाता हूँ, इसका और भी अच्छा तरीका है सर। कैसे करेंगे, मान लीजिए पहले साल का डेप्रिसिएशन 10%, अगर अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो पहले साल का 10%, इसी में से सर माइनस कर दो 10% लेस 10%, तो ये आ जाएगा अगले साल का कितना 9%। इसी में से फिर माइनस कर दो 10%, तो सर कितना आ जाएगा 8.1%। कितना आ गया 8। तो तीसरे साल का डेप्रिसिएशन हो गया 8.1%। सीधे कर लो कैलकुलेट, 1,40,000 इंटू 8.1%।
कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा 11,340। सीधे कर लेना है कैलकुलेट, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो 10% हर बार माइनस करके, आंसर उससे भी आ जाएगा। चलें आगे, यहां पे आपका आंसर 11,340। नेक्स्ट देखो भाई, An expenditure can be recognized as capital expenditure if it is incurred for the following, कि किस एक्सपेंडिचर को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। तो इसका आंसर देखिए, पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं सर? वो खर्चे जो जिनका नेचर क्या होता है, जो बार बार नहीं किए जाते हैं, जिनका नेचर होता है फॉर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग रन यूटिलाइजेशन, हमको कितना तो हम मिलने वाला है, लॉन्ग रन ऑब्जेक्ट को सेटिस्फाई करते हैं, वो सारे हमारे क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखिए इसमें ऑप्शन ए, एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग लॉन्ग रन असेट, किसी असेट को पाने के लिए कोई खर्चा किए, वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे देखिए, व्हेन एन एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड टू इंप्रूव प्रेजेंटेशन ऑफ कंडीशन, सर किसी भी असेट के लिए कोई खर्चा किया गया और उससे क्या हो रही है, हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, आपकी प्रेजेंटेशन क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है, आपकी एफिशिएंसी क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है, आपकी प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी क्या हो रही है, इंप्रूव हो रही है, आपके खर्चों को क्या कर रही है, वो कंट्रोल कर रही है, तो वो क्या है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर टू इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी, बात आ गई अभी थोड़ी देर में समझाया, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, वो भी क्या है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी, ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन इज करेक्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इतना टफ पेपर आया नहीं अब की बार। अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे निकालोगे, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, सर ये इक्वेशन है। अब सर यहाँ पे आया है ऑनर्स इक्विटी, इस कैपिटल को ही बोलते हैं क्या, ऑनर्स इक्विटी। कैपिटल का ही दूसरा नाम है ऑनर्स इक्विटी, अलग से नहीं है। अब आपसे इसके सर इक्वेशन डेरिवेशन कर दो सर, इसकी सॉल्व, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं थी। तो यहाँ पे निकालेंगे अपन ऑनर्स इक्विटी इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये आपका आंसर। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट्स जो आपकी कॉस्ट को कम करने वाले हैं, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। तो सर कॉस्ट रिडक्शन का बेनिफिट मुझे मिलता है शॉर्ट रन में नहीं, लॉन्ग रन में। हम लॉन्ग रन ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए कॉस्ट कंट्रोल करते हैं, इसे बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। इम्पैक्ट क्या आएगा सर, आप सबसे पहले किसको छेड़ोगे, हमारे सीए में चैलेंजिंग द स्टैंडर्ड्स, किसको स्टैंडर्ड चेंज कर रहे हो, स्टैंडर्ड को क्या कर रहे हो सर, आपको चैलेंज करना पड़ेगा, जो आपने मेंटेन कर रखा है उसको क्या करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा कि सर अभी हमारी कॉस्ट ये आ रही थी, अब इसको मैं चैलेंज करके अपनी ही कॉस्ट को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तभी तो रिडक्शन कर पाऊंगा। तो सर पहले मैं खुद ही खर्चा कर रहा था 500 रुपये किसी काम को करने के लिए, अब मैं खुद ही चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं इसको 450 में कैसे कंप्लीट करूँ, तभी तो रिडक्शन होगा। तो सर चैलेंज करना पड़ेगा अपने ही स्टैंडर्ड को। सेकेंड, इट इज इनकर्ड आउट ऑफ द कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, मैं 450 में वो काम भी करूं लेकिन मेरी क्वालिटी मुझे क्या नहीं चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। तो सर ये तीनों चीजें जब होंगी तभी क्या बोलता है इसे, कॉस्ट रिडक्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, सर हमारा आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज। देखो पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज किसे कहते हैं, पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज का मतलब होता है कि सर ऐसा खर्चा जो मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही किसी पर्सन को हम दिया जाता है, उसे बोलते हैं क्या, रॉयल्टी। क्या बोलते हैं उसको, रॉयल्टी। और मूवी भी आई हुई थी इसके ऊपर, कौन सी, बागबान। वो देखो जितनी बार वो किताबें छपती रहती हैं उतना उतना उसको पेमेंट मिलता रहता है। आगे डायलॉग बोलता है कि पता गिनते जाइए साहब ये बागबान जाने कितने फूल खिलाएगा, तो ये देखिए ये वाले फूल। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस किससे लिंक था, मैन्युफैक्चरिंग के साथ। और वो सारे खर्चे जो मैन्युफैक्चरिंग से इंटरलिंक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो सर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है हमारा। नेक्स्ट, व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज 50,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000, परचेज इज 190, प्रॉफिट मार्जिन इज 16.67%। और आपसे क्या पूछा है, सेल्स पूछा है। चलो सर, तो सेल्स कैसे निकालोगे फॉर्मूला, सर सेल्स का फॉर्मूला होता है बेटा, सेल्स इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्या ऐड कर दोगे कॉस्ट के अंदर, प्रॉफिट। सबसे पहले सर कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे सर, कॉस्ट बन जाएगी हमारी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज
माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक है 50,000, परचेज कितनी है 1,90,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 40,000। तो ये आ गई सर हमारी कॉस्ट कितनी? हमारी कॉस्ट आ गई है बेटा 2 लाख रुपीस। ठीक है, अब प्रॉफिट की रेट किस पे है? 16.67 ऑन सेल्स। तो सर प्रॉफिट की रेट को ट्रांसफॉर्म कर लो, 16.67 किस पर है? कॉस्ट पर है। तो सेल पे कितनी हो जाएगी? 20%। तो या आप सर इसको कैलकुलेट करना बेटा ऐसे, प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 माइनस रेट। कॉस्ट कितनी? 2 लाख, रेट कितनी? 16.67, 100 माइनस रेट 83.33। इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 1/5, 5 से इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 40,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया? 40,000। क्या पूछा है आपसे? सेल। तो कैसे निकालोगे? सर हमारी कॉस्ट आ चुकी है 2 लाख, प्रॉफिट आ चुका है 40,000, आंसर कितना आ जाएगा? 2,40,000। हियर इट इज द आंसर, 2,40,000। आ भी क्यों? समझ में आया कैसे करना है कैलकुलेट? सबको समझ में आ रहा है? अपनी गलतियां देखते रहना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस जरूरतमंद तक पहुंचा दें जिसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है आंसर की को चेक करने की। ठीक है, लगे रहो भाई। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर VSI इंस्टीट्यूशन की तरफ से मिलती रहेगी। और अच्छी नॉलेज के लिए अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में आना बहुत जरूरी है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? अरे कोई चीज सही नहीं है तो वो क्या है फिर? गलत। तो क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए। बच्चे बस ट्रू पढ़ के आंसर दे के आ जाते हैं। अरे ट्रू नहीं, वो पूछा है आपसे क्या सही नहीं है, फॉल्स पूछ रहा है। चलो फॉल्स के बारे में, द पॉलिसी ऑफ एंटिसिपेट नो प्रॉफिट and provide all probable losses arise due to convention of conservatism। अरे ये तो कंजर्वेटिज्म का पॉइंट थोड़ी ना, कंजर्वेटिव यही तो होता है। तो ये तो सर क्या है? ट्रू है। हमसे क्या पूछा गया है? फॉल्स। वो कह रहा है कि सर फ्यूचर में होने वाले लॉस को हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कंजर्वेटिव। अरे हाँ बिल्कुल, यही तो कंजर्वेटिव है। आगे देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम रिकॉर्ड ओनली वन एस्पेक्ट आइदर डेबिट और क्रेडिट। बिल्कुल ये बात भी सही है। अरे सब्जी वाले थोड़ा कोई अकाउंटिंग करते हैं कि डेबिट क्रेडिट, उन्होंने सर सीधे एक ही पर्ची में अकाउंटिंग कर रखी है। जो स्मॉल वेंडर होते हैं, पैसा आया वो भी उसी के अंदर, पैसा गया वो भी उसी के अंदर, पैसा आया तो प्लस गया तो माइनस। वो तो सर डेबिट क्रेडिट यूज ही नहीं करते हैं, एक ही कॉलम के अंदर प्लस माइनस सब चलता रहता है उनका। आइए, रेंट आउटस्टैंडिंग इज रियल अकाउंट एंड शोन इन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। अरे रेंट आउटस्टैंडिंग रियल अकाउंट कब से हो गया? सर पढ़ाया था आपने। सर हमारे पास पर्सनल अकाउंट होते हैं, वी हैव पर्सनल अकाउंट। कितने होते हैं? 3 होते हैं सर, 3। एक तो होता है नेचुरल, मैं अभी खड़ा हूं आपके सामने अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूं, मैं क्या हूं? नेचुरल। टाइटल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन VSI लिमिटेड या VSI इंस्टीट्यूशन ऑफ कोचिंग सेंटर, ये क्या है सर? आर्टिफिशियल। रिबॉक, नाइकी, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल। और जो सर तीसरा बच गया वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। और ये सब कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट में। आगे बात समझ में? वो रियल नहीं है, वो क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? ये बात जो इसने लिखी भाई साहब ने बिल्कुल गलत लिखी है। क्लियर? इनकम टैक्स पेड ऑन द प्रॉफिट ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप इज शोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज? इनकम टैक्स का पेमेंट किया हो खुद का, तो वो क्या है? इनकम टैक्स का अगर खुद का पेमेंट कर दिए हो तो सर वो क्या है? वो सर आपकी ड्राइंग है। और वो कहाँ से एडजस्ट होगी? वो आपकी कैपिटल से एडजस्ट होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगी। तो सर इसका आंसर हमारा आ जाएगा क्या? कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? चलें आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए, डायरेक्ट वेजेस है 2,05,000, फैक्ट्री कॉस्ट है हमारी 5,60,000। और आपसे क्या बताया है उसने कि सर हमारा जो फैक्ट्री ओवरहेड है और जो हमारा डायरेक्ट वेजेस है, उन दोनों का जो रेशियो है वो है 5:2। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है उसने, क्या बताइए? डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू बताइए। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कंफ्यूज होने की नीड ही नहीं थी।
डायरेक्ट मटेरियल सर कैलकुलेट करेंगे ऐसे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और मैं बता देता हूँ यहीं पर ही फैक्ट्री ओवरहेड, ये तीनों मिलकर के क्या बन जाती है, फैक्ट्री कॉस्ट। और हमारी फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है सर, हमारी फैक्ट्री कॉस्ट है 5,60,000, उसमें से सर 2,05,000 तो हमारा क्या है, डायरेक्ट लेबर। अब सर इनका रेशो क्या है, 5:2, तो सर कैलकुलेट कर लेंगे किसकी वैल्यू, फैक्ट्री ओवरहेड की वैल्यू। 2,05,000 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, आंसर आ जाएगा 82,000। अब देखो इन तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे किया हूं कैलकुलेट, इसे वापस देख लो भाई, 2,05,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2। सर इन तीनों का कॉम्बिनेशन कितना है, 5,60,000, इन तीनों का कॉम्बिनेशन। तो दो की वैल्यू तो पता लग गई, तीसरे की वैल्यू बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, ऐड करोगे 2,05,000 और माइनस करोगे 5,60,000, तो आंसर आ जाएगा आपका 2,73,000। तो आपका आंसर ऑप्शन ए। Which one is used without the trade transaction but for mutual benefit? सर ऐसा कौन सा बिल है जो ट्रेड ट्रांजैक्शन के बिना लिखा जाता है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, बचपन से लेके 55 तक बताया है, कौन सा है, अकोमोडेशन। म्यूचुअल बेनिफिट के लिए कौन सा बिल लिखेंगे हम, अकोमोडेशन बिल। ट्रेड के लिए, परचेज सेल्स के लिए बिल लिख रहे हो तो ट्रेड बिल, डिस्काउंटिंग पर्पज, मैंने खुद डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, डिस्काउंट बिल हो गया। म्यूचुअल बिल, म्यूचुअल बिल होता है एक्चुअली के अंदर जिसमें हम, म्यूचुअल बिल होता है, इसका आंसर आएगा आपका अकोमोडेशन बिल। म्यूचुअल बिल किस लिए होता है सर, म्यूचुअल बिल होता है पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं होता है। म्यूचुअल बिल होता है किसी भी पर्सन से जब हम बात कर रहे हैं, कोई ट्रांजेक्शन हमारे साथ हो गया, उसका कोई उधारी हो गई, वहां कोई बिल लिखा गया है तो वो। लेकिन सर ये कौन सा है, विदाउट ट्रेड ट्रांजेक्शन, तो ट्रेड नहीं हुआ और उसके लिए बिल लिखा गया है, तो वो सर कौन सा बिल है, अकोमोडेशन बिल। क्लियर है, चलो आगे नेक्स्ट। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कौन सा अकाउंट है, क्वेश्चन नंबर 65, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो सर ये हमारा अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट क्यों नहीं है सर, पर्सनल अकाउंट नहीं हो सकता, किसी का नाम नहीं है। नॉमिनल अकाउंट क्यों नहीं है सर, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट कोई प्रॉफिट लॉस होना बता रहा है सर, वो हमारा गुड्स है और गुड्स के होंगे, देख सकते हैं टच का, तीनों क्वालिटी उसके अंदर है, और उसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और सेल तो सर अभी किए ही नहीं है, सेल तो तब करते जब हम अकाउंट सेल की इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, तो सेल तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो वो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। और बेसिकली सर सेल अकाउंट अपने आप में कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। तो ये वाली भी कैलकुलेशन तो अपने आप ही क्या हो गया, डिलीट हो गया। इन एन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक a check rupees 1250 deposit into bank but not recorded in cash book। सर हमने किसी को चेक दिया और हम ही ने ही रिकॉर्ड नहीं किया, तो क्या करेंगे, तो सर ये नेगेटिव बैलेंस से स्टार्ट हो रहा है, रिवर्स ट्रांजैक्शन डिडक्टेड फ्रॉम योर कैश बुक। बच्चों ने आंसर किया इसका एडेड नहीं आएगा भाई, डिडक्टेड होगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है। Which of the following is CS related to the repair and maintenance? रिपेयर मेंटेनेंस का तो याद करवाया था 12 के अंदर, क्या कर लो, अरे वो पाना बताया था, रिपेयर 12 के साथ पाना वाना ऐसे याद करवाया था भाई, तो उसको ऐसे याद करना। 12 ठीक है, क्लियर। फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो नेक्स्ट, विच ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक? ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जो हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे? बहुत सिंपल है भाई, और मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। ये कौन सा मोड, सेट नंबर बी, सेट नंबर बी को सॉल्व करवा रहा हूं, मेरे पास ये सेट आया था अभी। विच ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक? कौन सा ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता है? बहुत सिंपल है सर, कैश बुक में कौन सा रिकॉर्ड नहीं होगा, जो कैश ट्रांजेक्शन नहीं है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट से पैसा आएगा तो रिकॉर्ड होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसका आप पेमेंट कर दियो, प्रीपेड एक्सपेंस पेमेंट करना पड़ेगा, वो भी रिकॉर्ड होगा। ट्रेड डिस्काउंट, सर ट्रेड डिस्काउंट को तो हम जेई में रिकॉर्ड नहीं करते, तो कैश में कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? तो सर यही हमारा क्या हो गया आंसर। क्लियर। एन असेट शैल बी क्लासिफाइड एज करंट असेट। किसी असेट को आप क्या बोल सकते हो? करंट असेट बोल सकते हो। कब बोलोगे? सर करंट असेट के 3-4 डेफिनेशन मैंने लिखवाए थे जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था। अब ध्यान से सुनो, कब किसी को बोलते हैं करंट असेट? सर करंट असेट बोलेंगे कोई भी ऐसी असेट जो क्या है, जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, विद इन एन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, और जो भी रेडी टू यूज आफ्टर, जिस दिन बैलेंस शीट कंप्लीट हो उसके 12 महीने के अंदर अगर आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो तो वो क्या है? हमारी करंट असेट। इट इज एन एक्सपेक्ट टू बी रियलाइज
इंटेंडेड फॉर द सेल एंड कंजम्पशन फॉर कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड पहला पॉइंट ही वो आ गया। ओसीपी के अंदर क्या हो रही है, कैश में रिकवर हो रही है, तो वो क्या है हमारी करंट असेट। इट इज हेल्ड प्राइमरी फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड। प्राइमरी पर्पस क्या है, ट्रेड करना उसका पर्पज है, तुरंत उसको बेच सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं कलेक्शन के लिए, शायद वो डेटर हो सकते हैं, कोई डेटो को हमने ट्रेड किया था, या फिर स्टॉक हमारे पास अनसोल्ड गुड्स पड़ा हुआ है, फिनिश्ड गुड्स, उसको हम क्या कर सकते हैं बेच सकते हैं, तो सर वो रेडी टू क्या है सेल है, तो वो प्री पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड, तो वो भी क्या है हमारी करंट असेट। इट इज ड्यू टू रियलाइज विद इन 12 मंथ्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। ये क्या होने वाली है, रियलाइज होने वाली है जिस दिन आपने बैलेंस शीट बनाई है उसके 12 महीने के अंदर अंदर वो क्या होने वाली है आपकी कैश में कन्वर्ट होने वाली है, तो सर वो क्या होगी हमारी करंट असेट। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका डी। लाइफ मेंबरशिप फीस याद करवाया था अच्छे तरीके से कि सर कुछ ही हमारी कैपिटल रिसीट है, कौन कौन सी है, लाइफ मेंबरशिप फीस है, एक आपकी एंट्रेंस फीस है, एक आपके मैंने बताया लेगेसीज बताया था, ये बहुत सारी चीजें बताई थी, तो वो क्या थी हमारी कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कैपिटल रिसीट। तो सर ये तो आंख बंद करके सॉल्व हो गया, बाकी तो सारे खर्चे हैं और ये क्या है इनकम, और भी बहुत सारे मैंने नाम आपको बताए थे। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। If the fixed deposit in bank withdrawal from the financing of new plant, the loss of interest of such fixed deposit, ये देखो वो ही आ गई आपकी कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि मैंने अपनी एफडी तोड़वाई, एफडी तोड़वाई कहाँ लगा दी, मशीन में लगा दी, और मशीन में लगाने के बाद अब जो मेरे पास पैसा आने वाला है किससे, मशीन से, जब वो सेल होगी, लेकिन सर वो तो नहीं आएगा ना, एफडी का इंटरेस्ट तो नहीं आएगा ना, तो वो क्या है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब सर वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट नहीं है, अरे रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता बात ही जब मैं क्या करता है एक मशीन को ले गया दूसरी मशीन लगाता है, ये हो गई रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मशीन को यहाँ से टर्मिनेट किया और नई मशीन आ गई, वो तो क्या हो गई रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बैंक चार्जेस, सर वो बैंक चार्जेस नहीं हो सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी एक यूनिट का एक्सेस प्रोडक्शन करने के ऊपर जो खर्चा आएगा उसे हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। इट इज टोटली वेरिएबल कॉस्ट, तो सर ये मार्जिनल कॉस्ट भी नहीं है, आंसर क्या आ जाएगा हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। चलिए गुड्स ब्रॉट 25,000 पास्ट थ्रू सेल्स डे बुक रिजल्ट इन, क्या किया आपने, गुड्स तो परचेज किया है, गुड्स बॉट किया आपने, खरीदा माल खरीदा, गुड्स परचेज, और कहाँ एंट्री कर दी है आप, सेल्स बुक में एंट्री कर दी है। सेल्स बुक में एंट्री कर दी, इंपैक्ट क्या आएगा सर, सेल्स की एंट्री क्या होती है, बाई साइड में एंट्री होती है, इंपैक्ट ये आएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो देखिए नो इफेक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, अरे कैसे नो इफेक्ट नहीं होगा सर, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। डिक्रीज, अरे डिक्रीज क्या होगा, सेल्स जबरदस्ती लिख दिए हो, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। डिक्रीज इन नेट प्रॉफिट, अरे सर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ही आता है नेट प्रॉफिट, तो वो भी बढ़ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, सही कौन सा है ये बताना है, ठीक है। इससे पहले वाला था नॉट ट्रू मतलब फॉल्स बताना था, अब की बार सही को सही बताना है। चलिए सर बता के देखते हैं। प्राइमरी पैकिंग इज एन आइटम ऑफ प्राइम कॉस्ट, क्या प्राइमरी पैकिंग आइटम ऑफ प्राइम कॉस्ट है, बताते हैं पहले। वैसे तो सर प्राइमरी पैकिंग होती है डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट मटेरियल क्या कर रहे हो आप, पैकिंग कर रहे हो, तो उसके ऊपर खर्चा कर रहे हो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो सर उसके ऊपर हम क्या बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट, और वो हमारी प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, तो ऑप्शन ए सही। लेकिन मैं आगे भी पढ़ लेता हूँ। एबनॉर्मल कॉस्ट इज अनकंट्रोलेबल, अरे अनकंट्रोलेबल सुनना होता है, एबनॉर्मल लॉस को तो आप कंट्रोल कर सकते हो, वो तो आपकी नेग्लिजेंस की वजह से होता है, लापरवाही की वजह से होता है, या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी की वजह से होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस सर वो अपने नेचर के कारण होता है जिसको आप रोक नहीं सकते, बात समझ रहे हो। तो ये सर स्टेटमेंट क्या हो गया, टोटली रॉन्ग। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, अच्छा तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को आप कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड करोगे, तो फिर कॉस्ट एक्सपेंसेस कहाँ रिकॉर्ड करोगे, या एफएस में क्या दिखाओगे फिर, तो सर ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑल ओवरहेड चार्जेस विद द चेंज ऑफ वॉल्यूम इन द सेम प्रोपोर्शन, अरे सर ओवरहेड होते हैं हमारे फिक्स्ड, क्या होते हैं हमारे फिक्स्ड, जो प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होते। आप प्रोडक्शन करो तो भी आएगा, नहीं करो तो भी आएगा, तो सर वो तो फिक्स है। वो क्या कह रहा है कि सर वो चेंज होंगे, और इन द सेम प्रोपोर्शन, जिस प्रोपोर्शन के अंदर सेल्स को बढ़ाओगे उसी प्रोपोर्शन के अंदर आपके ओवरहेड बढ़ेंगे। ऐसा होता है क्या सर, ऐसा नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन ए ही क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन, ट्रिकी नहीं आए हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन ऐसी है कि जो आपको टाइम कंज्यूमिंग, मतलब एक आधी मिनट लगे आपको सॉल्व करने में। मैं तो सॉल्व करके दिखा रहा हूं, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा,
कैसे कैसे करना है। सर हमने 4 लाख रुपए का माल खरीदा है, 5 लाख रुपए में बेचा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, उसका कमीशन है कितना 1%, किसके ऊपर, परचेज के ऊपर, और वाई का किसमें कमीशन, सेल्स के ऊपर कितना परसेंट, 5%। तो सर सबसे पहले तो ले लो सेल्स वैल्यू, सबसे पहले तो क्या लोगे, सेल्स वैल्यू। तो सर हमारी सेल्स आ गई कितनी, 5 लाख, माइनस क्या कर दोगे, परचेज। तो सर ये आ गया परचेज कितना, 4 लाख। तो सर ये आ गया हमारा प्रॉफिट। लेकिन सर अभी ये पूरा नहीं आया है, कितना, अभी तो सर इसमें से और एक्सपेंसेस भी माइनस कर दो। सर 1% तो किसका, 1% तो सर किसका करना है, 4 लाख रुपए का। तो 4 लाख रुपए का 1% कितना होगा बेटा, 4,000 रुपए। 1% ऑफ 4 लाख, ये तो हो गया सर परचेज का, किसको मिलेगा, एक्स को। और सर वाई को, सर वाई का कमीशन कितना है, 5%। तो सर इसका निकालेंगे 5% ऑफ 5 लाख, ये कितना हो जाएगा 25,000, माइनस कर दिया, वैल्यू कितना बचा 71,000। और सर हमको क्या निकालना है, वाई का शेयर निकालना है। तो वाई शेयर इक्वल्स टू 71,000 2/5। सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, सर इसका आंसर आ जाएगा 71,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, 28,400, 28,400। चेक कर लेना किस किस का आंसर सही है, ठीक है। चलें आगे, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वापस देख लीजिए, और ये रहा इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अब 3 क्वेश्चन है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी कंप्लीटली डैमेज बाय फायर। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, बताया था कैपिटल रिसीट के बारे में, सर एंट्रेंस फीस हो, लाइफ इंश्योरेंस फीस हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो, और ये जो हमको क्या मिलने वाला है, इंश्योरेंस क्या क्लेम और लाइफ मेंबरशिप फीस, ये सब किसके एग्जाम्पल थे, कैपिटल रिसीट के। तो सर ये कौन सी रिसीट है हमारी, कैपिटल रिसीट। बहुत अच्छे से याद करवाया था क्लास के अंदर, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए हैं इन छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब की बार वापस सही को सही बताना है, गलत नहीं बताना है। मैं इसको सेंटर में ले लेता हूँ, देख लीजिए भाई। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज वुड बी इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट एज अ करंट असेट। अरे वो करंट असेट है क्या, अरे नहीं सर वो करंट असेट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट, फिक्स्ड एक्सपेंसेज आर केप्ट इन द बैलेंस, फिक्स्ड असेट आर केप्ट इन द बिजनेस फॉर यूज ऑफ लॉन्ग रन पीरियड। सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन आगे वाले भी पढ़ लेते हैं। फॉर अ शर्ट फैक्ट्री कॉटन इज टर्न एज अ फिनिश गुड्स। कॉटन फिनिश गुड्स है शर्ट फैक्ट्री के लिए, अरे रॉ मटेरियल है सर, फिनिश गुड्स तो वो जो शर्ट बनेगी वो है, तो ये तो गलत हो गया सर। कॉपीराइट करंट असेट है, तो फिर इंटेंजिबल असेट किसे कहोगे, तो सर ये भी क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो फिक्स्ड असेट ही क्या है, लॉन्ग रन पीरियड के लिए हम इसको यूज करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा ऑप्शन सही है। व्हेन क्रेडिट सेल इज रॉन्गली पोस्टेड टू द पर्पस परचेज बुक, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये कौन सी बुक आ जाएगी, परचेज बुक। इट इज एन एरर ऑफ कमीशन, ये कौन सी एरर है, एरर ऑफ कमीशन। इट इज जनरली अज्यूम दैट द बिजनेस विल नॉट लिक्विडेट एट द नियरेस्ट फोर्सेबल फ्यूचर बिकॉज ऑफ एंटिटी कंसेप्ट। अरे सर ये तो गोइंग कंसर्न है कि हम अगर ये सोच के अकाउंटिंग कर रहे हैं कि बिजनेस को नियरेस्ट फ्यूचर में क्लोज नहीं करेंगे, तो अकाउंटिंग कौन सी है, गोइंग कंसर्न। फ्रेट पेड ऑन द पर्पस ऑफ मशीनरी इज टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई भी आपने फ्रेट का पेमेंट किया है किसी भी असेट को परचेज करने के लिए, तो वो क्या आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अरे नहीं सर, अभी बताया था किसी असेट को पाने के लिए कोई खर्चा किया है, तो वो क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब सर ये क्या है, एरर ऑफ कमीशन। अब आते वापस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे सर वो मलाना मैंडेटरी नहीं, तो पार्ट कहां से हो गया, बीआरएस इज प्रिपरेशन ऑफ बीआरएस इज नॉट मैंडेटरी, वो मैंडेटरी नहीं है। तो जब वो मैंडेटरी नहीं है तो एफएस का पार्ट भी नहीं है। अब आते हैं एरर ऑफ कमीशन, कि सर क्या हमने सेल्स को परचेज बुक में एंट्री कर दी तो क्या एरर ऑफ कमीशन है, बिल्कुल हाँ। और सर दो तरह की एरर ऑफ कमीशन होती है, एक तो होती है पार्शियल
सर एक तो होती है पार्शियल कि किसी एक साइड में गलती कर दी हो, और एक होती है फुल या फिर कंप्लीट कमीशन कि सर दोनों ही साइड में क्या कर दी हो, गलती कर दी हो, अमाउंट के रिलेटेड या फिर पार्शियल। तो सर ये क्या कर दिया, परचेज को सेल्स में एंट्री कर दिया, सेल्स को परचेज में एंट्री कर दिया, तो वो कौन सी एरर है, एरर ऑफ कमीशन। क्लियर, चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नोटिंग चार्ज पेड बाई, सर नोटिंग चार्ज क्या होते हैं, ध्यान से समझना कि मैंने कोई बिल लिखा, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, अब पेमेंट देने की बारी आई तो वो बिल क्या हो गया, बाउंस हो गया, वो पेमेंट देने से मना कर दिया। इट इज कॉल्ड डिसऑनर, इट इज कॉल्ड डिसऑनर। तो मैं क्या करूंगा, उसको सामने वाले के ऊपर केस करूंगा। केस करने के लिए मुझे नोटरी पब्लिक जाना पड़ेगा और वो उसकी नोटिंग करवानी पड़ेगी, उसके कुछ चार्ज लिए जाएंगे। तो जिसके पास वो बिल है सबसे पहले तो वो पेमेंट करेगा उस नोटिंग चार्ज का, नोटिंग चार्ज इज पेड, और बाद में मेरा थोड़ा खर्चा है, वो खर्चा किसका है, उसी एक्सेप्टर का, मैं उससे क्या करूंगा, उससे रिकवर करूंगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नोटिंग चार्ज। तो नोटिंग चार्ज इज पेड बाय द होल्डर एंड रीएम्बर्स बाय द एक्सेप्टर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी। इफ ओपनिंग कैपिटल, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, इफ ओपनिंग कैपिटल इज 14 लाख, क्लोजिंग कैपिटल इज 18 लाख, ओपनिंग कैपिटल तो है 14 लाख रुपए, क्लोजिंग कैपिटल है 18 लाख रुपए की, ड्राइंग करी है आपने 6 लाख रुपए की, और आपसे क्या पूछा है, प्रॉफिट पूछा है। तो जनरली इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है इसको सॉल्व करने का। सर क्लोजिंग कैपिटल से तो स्टार्ट कर लो क्वेश्चन को, ताकि समझ में आ जाए अच्छे तरीके से, वहीं से सिखाया है आप लोगों को भी। तो सर क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 18 लाख रुपए, ऐड क्या कर दोगे, ड्राइंग कितने रुपए की, ड्राइंग है हमारी 6 लाख रुपए की। तो सर ये हो गई हमारी ड्राइंग 6 लाख रुपए की। ये आ गई आपकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी, 24 लाख, माइनस क्या कर दोगे, ओपनिंग कैपिटल कितनी, सर ओपनिंग कैपिटल है 14 लाख, माइनस करोगे तो ये आ गया आपका क्या, प्रॉफिट। क्लियर। तो सर यहां हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 लाख। नेक्स्ट चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का डिसएग्रीमेंट मतलब सर वो उससे मैच ना हो। डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या है, डेबिट साइड किससे मैच नहीं हो रही है, क्रेडिट से मैच नहीं हो रही है। तो सर हम उसी पॉइंट को उठाएंगे जहां से क्या हो, एरर हो, या तो एरर ऑफ कमीशन, और वो भी कौन सी, पार्शियल एरर, सिंगल साइड एरर ही होनी चाहिए। डबल साइड अगर एरर हुई ना तो वो कहीं ना कहीं आपके ट्रायल बैलेंस को मैच करवा देगी। ठीक है, देखते हैं। सेल्स रिटर्न ट्रीटेड एज परचेज। अब सर एरर ऑफ कमीशन तो हुई है, लेकिन कौन सी हुई है, डबल साइड। सेल्स रिटर्न का साइड भी कौन सा है, डेबिट, परचेज साइड भी कौन सा है, डेबिट। डेबिट को डेबिट में लिख दिया, ट्रायल बैलेंस पर मैच हो जाएगा, 101% मैच हो जाएगा। चलिए, परचेज रिटर्न ट्रीटेड एज सेल्स, परचेज रिटर्न साइड कौन सी है, क्रेडिट, सेल्स की साइड कौन सी है, क्रेडिट। क्रेडिट को क्रेडिट में लिख दिया तो ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। सर यहां पर भी मैच हो जाएगा। राम रोंगली क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ श्याम, ये कौन सी एरर है, कॉम्पनसेटिंग एरर। कौन सी एरर है ये, कॉम्पनसेटिंग। राम की जगह आपने किसको क्रेडिट कर दिया, श्याम की जगह, और श्याम की जगह किसको कर दिया, राम को, ऐसा कुछ कर दिया रॉन्गली। तो क्या कौन सी एरर हो गई है, कॉम्पनसेटिंग। कॉम्पनसेट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, ठीक है, इंस्टेड ऑफ श्याम। अच्छा, यहाँ पे सिंगल साइड अगर यहीं तक ही लिखा होता तो कमीशन, इसके बाद आगे भी कुछ लिखा होता कि शाम की जगह हमने राम को कर दिया, तो फिर कॉम्पनसेटिंग। चलो इसको हाथों हाथ रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो फिर कौन सी आती है, कॉम्पनसेटिंग। अब आगे देखो, अंडर कास्टिंग ऑफ कैश बुक। कैश बुक को अंडर कास्ट किए हो, कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिए हो, कम कर दिए हो, और कम कर दिए तो सर उसका इंपैक्ट आपके ट्रायल बैलेंस के ऊपर आने वाला है। ये कौन सी एरर हो गई, सिंगल साइड एरर, और सर इसी की वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। अगर आपसे ये भी पूछता कि ये एरर कौन सी है, तो सर ये एरर हो जाती है आपकी कौन सी, एरर ऑफ कमीशन। क्लियर। तो सर ये हमारी एरर कौन सी हो जाती है, एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मैं इसको फिर सेंटर में ले आता हूं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से ही है। ऑल रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर आर शोन इन। सारे रेवेन्यू रिसीट और एक्सपेंडिचर को कहां लिखा जाता है, सर रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और इनकम को हम कहां लिखते हैं, सर इनको हम लिखते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को आइडेंटिफाई करने के लिए। और प्रॉफिट एंड लॉस जनरली आइडेंटिफाई करते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो सर हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
ट्रेडिंग एंड इनकम स्टेटमेंट, सिंपल सी आंसर था। बैलेंस शीट में जाएंगे नहीं क्योंकि सर इनका नेचर क्या होता है, नॉमिनल। कैश फ्लो में जाएंगे नहीं क्योंकि वो तो सर स्टेटमेंट ही अलग तरह से बनता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते हैं, ताकि हम हमारा क्या बना कैलकुलेट कर सके, प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट में जो जा रहे हैं वो या तो सर उनका नेचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या तो वो, या फिर सर वो हमारे या तो रियल अकाउंट है या फिर पर्सनल अकाउंट है। क्लियर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं आएगा क्योंकि सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बैलेंस शीट के लिए बनता है, तो ये आंसर भी नहीं है। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड, ये सबसे अच्छा कॉन्ट्राडिक्ट पॉइंट है। सबसे ज्यादा जो अब की बार कॉन्ट्राडिक्शन हुए हैं वो इसी क्वेश्चन के ऊपर है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सीएमए फाउंडेशन, और द वीएसआई इंस्टीट्यूशन इज द ओनली इंस्टीट्यूशन हु इज गिविंग द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है, कब की जाती है, एट द क्लोज ऑफ द डे। सर दिन के एंड में बनाते हो कि यही काम रह गया हमारे पास कि हर दिन बैलेंस शीट बनाए, तो हम हर दिन बैलेंस शीट नहीं बनाते। फॉर द क्लोज ऑफ ए पीरियड, या फिर फॉर शोइंग परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बताने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ स्टेप क्या होती है बैलेंस शीट। जनरली आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि बैलेंस शीट बनाते हैं कब, ईयर एंड पे। अरे वो ईयर एंड पे तो इसलिए बनती है क्योंकि आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप थी। लेकिन सर बैलेंस शीट जो भी कोई नया बिजनेसमैन है जो स्टार्ट कर रहा है, वो हर मंथ के एंड में, हर क्वार्टर के एंड में, हर 6 महीने में, हर ईयर एंड पे बनाता है, इसलिए ताकि वो अपनी बिजनेस परफॉर्मेंस को चेक कर सके। तो बैलेंस शीट किसी भी पीरियड के लिए आप बना सकते हो। तो अब इसमें आंसर सर फॉर द क्लोज ऑफ ए पीरियड, किसी भी पीरियड के एंड में बना सकते हो। लेकिन सर मेरा आंसर सी ही होता, लेकिन ये आ गया एज ए पर्टिकुलर डेट। जिस भी पीरियड का एंड करोगे उसकी कोई पर्टिकुलर क्या होगी, डेट होगी। और जब भी आप लिखते हो बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023, साल के एंड में, मंथ के एंड में, क्वार्टर के एंड में, पर्टिकुलर डेट। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं लिखते, वहां लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एज ए पर्टिकुलर डेट। क्लियर। इफ अनसोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 35,000 इज टेकन बाय द वेंचर, वेंचर मतलब को वेंचर, 35,000 में 33,000 रुपए गुड्स, 33 का किसने ले लिया, को वेंचर ने ले लिया। कितने में ले लिया, 35,000 में। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट में कितने रुपए से एंट्री होगी, अब बच्चे करके आए 2,000। अरे जॉइंट वेंचर में तो उतने से होगी एंट्री, क्या हो जाएगी इसकी, सर इसकी एंट्री हो जाएगी, सर इसकी एंट्री हो जाएगी को वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर अकाउंट, ये इसकी एंट्री थी। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट रेट कितने से होगा, 35,000 रुपीज से। क्लियर है। चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बच्चों ने कर दिया होगा देखते ही सॉल्व, कि सर इफ बिल ड्रॉन ऑन 24 Feb 2023 फॉर 50 डेज, 50 दिन के लिए कोई बिल लिखे हो और आपको बतानी है उसकी क्या बतानी है आपको, पेमेंट मस्ट बी मेड ऑन, पेमेंट कब होना चाहिए, मतलब उसकी ड्यू डेट। क्या बतानी है आपको, उसकी ड्यू डेट। तो ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट दोनों एक ही होती है। कैसे करोगे कैलकुलेट, सर यहां पर हमको करना है कैलकुलेट 24 फरवरी से लेकर के, तो 4 दिन तो हो गए आपके फेब के, 31 दिन हो गए आपके मार्च के, इकतीस दिन हो गए आपके मार्च के, और 15 दिन हो गए आपके अप्रैल के। तो सर ये तो आ गई आपकी 15 अप्रैल। अब इसमें ऐड करना 3 दिन किसके, ग्रेस के। तो अब आपकी कितनी आ जाएगी, 18 अप्रैल। कितनी आ जाएगी, 18 अप्रैल। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, कौन सी इक्वेशन आपकी सही है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज इक्वल्स टू सेल, ये तो कुछ इक्वेशन ही नहीं है सर। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और इसके बाद आता है इक्वेशन में क्या, COGS। क्या आता है, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो पहली गलत हो गई। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इक्वल्स टू सेल्स माइनस परचेज, सर ये तो कोई इक्वेशन ही नहीं है। परचेज प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल, अरे नहीं सर, COGS प्लस प्रॉफिट, COGS प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या, सेल्स। तो ये भी सर गलत हो गई। लास्ट, सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ सेल। हाँ अब ये हो गया बिल्कुल सर, सेल्स माइनस प्रॉफिट, COGS प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या था, तो सेल्स। अब इस प्रॉफिट को उठा करके वहां शिफ्ट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, तो आपके पास आंसर में क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल।
क्लियर? चलते हैं आगे, नेक्स्ट फटाफट से करो भाई, टाइम हमारे पास बहुत कम है। नेक्स्ट, टिल द डिस्काउंटेड बिल इज पेड बाय द एक्सेप्टर रिमेन्स इट रिमेन्स। पूरा केस समझाता हूं आपको, वापस वही मैंने बिल लिखा, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, 3 महीने का टाइम लिया, 4 महीने का टाइम लिया या 5 महीने का टाइम लिया, वो एक्सेप्ट कर लिया अच्छे तरीके से। 5 महीने के बाद हम मैंने उसको पहले ही 1 महीने बाद ही मैंने क्या करवा ली, उसकी डिस्काउंटिंग करवा ली। अब जब तक वो बंदा पेमेंट नहीं करेगा, मेरे को तो टेंशन है कि वो पेमेंट नहीं करेगा तो क्या, तो पेमेंट मुझे करना पड़ेगा, तो मेरे लिए क्या है वो लायबिलिटी। लेकिन क्या मुझे आज ही पेमेंट करना है? नहीं करना। कब करना? जब वो क्या हो, डिसऑनर होगा। जब वो क्या होगा, डिसऑनर। लेकिन डिसऑनर तो सर इन फ्यूचर होगा, आज तो हो नहीं रहा। लेकिन सर एक प्रोविजन है, कौन सा? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, उसके तहत हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्या मानते हुए? कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी। क्या मानते हुए? कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी। क्लियर? वो करंट लायबिलिटी नहीं है, वो असेट नहीं है, वो एक्सपेंसेस भी नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। मोहन ड्रू बिल, मोहन ने एक बिल लिखा 2,30,000 रुपए का, 1 सितंबर को लिखा। उसके बाद सोहन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और सोहन ने टाइम लिया कितने महीने का? 3 महीने का। पेमेंट देने से मना कर दिया। फिर वो जब पेमेंट की बारी आई 2 महीने बाद, तो उस वो से बोलता है सोहन कि देखो भैया मेरे पास आज पैसे नहीं है, नया बिल लिख दो और मैं आपको इंटरेस्ट भी दे दूंगा। कितने परसेंट से? 15% से। तो बहुत सिंपल है, नए बिल का आपसे क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है। कैसे करोगे कैलकुलेट? बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं थी। सर बिल की प्राइस ले लो, ओरिजिनल प्राइस, इंटरेस्ट करना है कैलकुलेट। इंटरेस्ट निकालेंगे सबसे पहले, ओरिजिनल बिल की प्राइस ले लो, बिल मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 2/12। बिल की प्राइस 2,30,000, रेट कितना? 15%, 2/12 करोगे, कैलकुलेट करोगे तो ये आंसर आएगा आपके पास 5,750। और अब मुझे क्या लिखना है? नए बिल का अमाउंट। तो सर न्यू बिल इक्वल्स टू ओल्ड बिल प्लस इंटरेस्ट। ओल्ड बिल कितना है? 2,30,000 का। इंटरेस्ट कितना है? 5,750 रुपए का। टोटल कितना? 2,35,750। बहुत सिंपल था। क्लियर? आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन ए 87 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर विद को वेंचर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए इस क्वेश्चन के अंदर। वो पूछा है जॉइंट वेंचर विद को वेंचर कौन सा अकाउंट है? अरे जॉइंट वेंचर विद को वेंचर पर्सनल अकाउंट है, कंफ्यूज होने की बात जरूरत ही नहीं थी। केवल जॉइंट वेंचर पूछता तो नॉमिनल, केवल को वेंचर पूछता तो पर्सनल। लेकिन सर जॉइंट वेंचर विद को वेंचर, ये को वेंचर के लिए ही पूछ रहा है और ये अलग सा अकाउंट बनता है। जॉइंट वेंचर विद को वेंचर, दोनों को वेंचर अकाउंट एक साथ बनता है, तो पर्सनल अकाउंट है ये। द अमाउंट ऑफ ईयरली डेप्रिसिएशन अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होगा भाई? सर वो तो पर ईयर क्या होता रहेगा? डिक्रीज होता रहेगा। हमेशा किस पे लगता है? बुक वैल्यू पर लगता है, डिमिनिशिंग रेट पे लगता है, तो वो सर डिक्रीज ईयर बाय ईयर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी, इसमें ऐसा कुछ था नहीं जो अलग से डिटेल में एक्सप्लेन किया जाए। तो सर इसका आंसर आ जाएगा डिक्रीज ईयर बाय ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 पे आ जाओ भाई। What will be the amount of sundry creditor at the end of when opening creditor is 38,000, परचेज किए हो 1,02,400, चेक पेमेंट कर दिया है 80,000 का, डिस्काउंट रिसीव किए हो 2,000 रुपए का और परचेज रिटर्न कितनी है? 9,600। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने ट्रिक बताई थी आप सभी को। ट्रिक क्या थी? सर सबसे पहले ले लो क्रेडिटर की वैल्यू, ओपनिंग वैल्यू कितने रुपए से? 38,000 से। अब सर उन वैल्यू को तो ऐड कर दो जिससे क्रेडिटर की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। और क्या कर दो? उन वैल्यू को माइनस कर दो जिससे क्रेडिटर की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हम इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो सर क्रेडिटर की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी कौन कौन से पॉइंट से? देखिए इंक्रीज होगी सर, माल खरीदे हो तो अब पेमेंट करना पड़ेगा, तो इंक्रीज होगी किससे? 1,02,400 से, तो 1,02,400। अब माइनस क्या क्या? डिस्काउंट रिसीव कर लिए, तो सर डिस्काउंट रिसीव क्रेडिटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो डिस्काउंट रिसीव्ड, ये तो आ गया सर हमारा परचेज, माइनस कर दोगे डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना? 2,000, तो 2,000 से माइनस।
उसके बाद चेक से पेमेंट किए हो तो माइनस चेक कर दो, कितने रुपए का, 80,000 रुपीज का। ये भी अब पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो जो जिससे डिक्रीज हो रहा है उसको क्या कर दो, माइनस। गुड्स रिटर्न, उसने माल वापस भेज दिया आपके पास, रिटर्न कर दिया सर, उसको भी क्या कर दो, परचेज रिटर्न को माइनस परचेज रिटर्न। कितने रुपए का अमाउंट है, 9,600। इसको सॉल्व करोगे तो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा 48,800। सॉल्व कर लेना अच्छे तरीके से, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर BRS। अरे BRS प्रिपेयर करने के लिए दो ही बुक चाहिए, एक तो परचेज बुक और दूसरी कैश बुक, और कुछ नहीं चाहिए बस। और हम ये कुछ भी नहीं चाहिए, परचेज मतलब आपकी कौन सी बुक, पासबुक, मैं गलत बोल दिया सॉरी सर। BRS बनाने के दो ही बुक चाहिए, एक तो पासबुक और दूसरी कैश बुक, इसके अलावा आपको कोई भी बुक नहीं चाहिए। पासबुक कौन सा रिकॉर्ड, जो बैंक के पास है, कैश बुक कौन सा रिकॉर्ड, जो आपके पास है। बस ये दो ही डॉक्यूमेंट चाहिए, इससे आप क्या बना लो, BRS बना लो। कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, एक स्टेटमेंट है, जैसे चाहो वैसे बना लो, जब मर्जी हो जब बना लो, कोई फिक्स टाइमिंग भी नहीं है, ठीक है। विच वन ऑफ द, कब बनाना है, देखो अब क्या क्या चाहिए आपको उसके लिए। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बिल्कुल चाहिए सर, कैश बुक तो हमारे को चाहिए ही चाहिए, ठीक है, ये भी चाहिए। पासबुक चाहिए क्या सर, पासबुक भी चाहिए। क्या बैंक से, अरे सर पासबुक को ही बोलते हैं बैंक से, वो भी चाहिए क्या, हाँ वो भी चाहिए। ट्रायल बैलेंस क्यों चाहिए, ट्रायल बैलेंस हमारे को सर नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है। चलो नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स असर्टेन द एडजस्टेड बैंक एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट 1,60,000, चेक रिसीव्ड 10,000, entered in the twice of cash book and bank charges amounting 400 entered twice। मतलब जो भी गलती किए हो कैश बुक में किए हो। और क्या बताना है आपको, क्या बनानी है आपको, एडजस्टेड कैश बुक। अभी बना देते हैं, बहुत सिंपल है, ये लो, यहां बना देता हूं मैं आपको एडजस्टेड कैश बुक। चलिए, तो सर ये रही आपकी एडजस्टेड कैश बुक। होने वाला है बस। तो सर ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस है बेटा आपका 1,60,000, ठीक है। चेक रिसीव 10,000, एंटर ट्वाइस इन कैश बुक। कैश बुक में आपने क्या कर दिया, उसको दो बार रिकॉर्ड कर दिया, तो एक बार से क्या कर दो, उसको रिवर्स कर दो। अच्छा ओवरड्राफ्ट बैलेंस, सॉरी ओवरड्राफ्ट बैलेंस, बैलेंस BD 1,60,000। चेक रिसीव तो ट्वाइस को क्या कर दो, रिवर्स कर दो एक बार। चेक रिसीव किया तो आपने एंट्री यहाँ करी डेबिट साइड में, रिवर्स कर दो एक बार से, कितने रुपए से, 10,000 से। ऐसे खर्चे को आपने दो बार रिकॉर्ड कर दिया, एक बार को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ये तो रिवर्स किसको किए हो, चेक को, और यहाँ पे कर दो टू रॉन्ग डेबिटेड, दो बार डेबिट कर दिए हो तो 400। बैलेंस CD निकाल लो, टू बैलेंस CD, टोटल कितना आ जाएगा सर, ये आया 1,70,000, 400 माइनस हो गया तो 1,69,400 आंसर। चले आगे, नेक्स्ट, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पेड बाय ए फर्म अ पार्ट ऑफ। किसी भी डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन देते हैं सर, डायरेक्टर होता है कंट्रोल के लिए, मैनेज करने के लिए, ऑफिस में बैठता है, तो सर वो कौन सा एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं था, पढ़ते ही आंसर था, ठीक है। प्रोडक्शन ओवरहेड होगा नहीं सर, वो फैक्ट्री ओवरहेड खर्चे होते हैं। सेलिंग ओवरहेड होगा नहीं सर, वो सेल्समैन की कमीशन वगैरह सर वो उसमें आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड होगा नहीं, होगी सर वो भी मार्केटिंग वालों को मिलता है। तो सर ये कौन सा ओवरहेड है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। द पीरियोडिकल टोटल ऑफ द सेल्स रिटर्न बुक इज पोस्टेड इन द, अरे सर सिखाया था आपको, किसी भी रिटर्न बुक का, कोई भी बुक हो, सेल्स बुक का सेल्स अकाउंट में, परचेज बुक का परचेज अकाउंट में। परचेज रिटर्न बुक सर अपने रेलिवेंट अकाउंट में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। जो भी सब्सिडरी बुक है उनका बैलेंस उनके रेलिवेंट अकाउंट में, तो सर ये चला जाएगा उनके रेलिवेंट अकाउंट में। आगे देखिए,
बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज कैपिटल अकाउंट शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट। ठीक है, कौन से कॉन्सेप्ट के कारण कैपिटल को कहां लिखते हो, लायबिलिटी साइड में लिखते हो। सर यहां पर आएगा हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या कहता है एंटिटी कॉन्सेप्ट, सर एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है, एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस एक अलग पर्सन है, उसका ओनर एक अलग पर्सन है। हम अकाउंटिंग बिजनेस की बुक में करते हैं, दोनों को अलग अलग पर्सन मानना है। बिजनेस आर्टिफिशियल पर्सन है, ओनर एक नेचुरल पर्सन है। बिजनेस की लायबिलिटी है कि वो मालिक को क्या करे, रीएम्बर्स करे, किसका, उसकी कैपिटल का। इसलिए कैपिटल क्या है उसके लिए, लायबिलिटी। ये सिंपल सा पॉइंट था। तो सर ये हो गया हमारा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट का मतलब होता है कि किसी भी ट्रांजेक्शन आप मनी में मेजर कर सकते हो, उसको आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करोगे। गोइंग कंसर्न, सर हमें ये सोचिए अकाउंटिंग करने के नियरेस्ट फ्यूचर में बिजनेस को क्लोज नहीं करने वाले हैं, इसलिए वो क्या है, गोइंग कंसर्न। मैचिंग कॉन्सेप्ट, एक्सपेंसेस शुड बी मैच विद योर इनकम। तो सर अब कौन सा बच गया, एंटिटी कॉन्सेप्ट। चलिए आगे आ जाओ, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, खत्म करें इसको भाई। Which of the following items are shown in the receipt and payment account? receipt and payment account में कौन से आइटम्स आएंगे, सर रेवेन्यू भी आएंगे और कैपिटल भी आएंगे, लेकिन केवल रेवेन्यू, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था रेवेन्यू का। ठीक है, तो कैपिटल कैश बुक में हमारी जो रिसीट पेमेंट अकाउंट सिंपल लाइक इज योर कैश बुक। कैश बुक में दोनों ही आते हैं, रिसीट एंड पेमेंट भी आएगा और कैपिटल भी आएगा। तो ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। Example of semi variable expense. The another question is which is very most important question और जिसका आंसर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सर ऐसी कॉस्ट जो जिसका कुछ हिस्सा तो क्या रहता है, फिक्स रहता है, और कुछ हिस्सा क्या रहता है, वेरिएबल रहता है, उसे हम बोलते हैं कौन सी कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। रेंट, सर ये तो क्या है, फिक्स। डायरेक्ट मटेरियल, सर ये क्या है, वेरिएबल। ये क्या है, वेरिएबल। अब सर दो बच गए, डेप्रीसिएशन और मशीनरी और रिपेयर एंड मेंटेनेंस। डेप्रीसिएशन ऑफ मशीन, सर ये लगता है आइदर या तो लगेगा किससे, एसएलएम से, या तो किससे लगेगा, एसएलएम से, या फिर किससे लगेगा, डब्ल्यूडीवी से। अगर एसएलएम से लगा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स, और डब्ल्यूडीवी से लगा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल, हर साल कम होता रहेगा। ठीक है, अब सर आ गया क्या, सर अब आ गया कौन सा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। लास्ट, इट अपीयर्स दैट ओल्ड प्रोविजन ऑफ फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स कितना है, 4000। सन्ड्री डेटर कितना है, 50,000। रेट कितना है, 10%। और आपसे क्या पूछा है, नया क्रिएशन कितना होगा। बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक याद करवाई थी इसकी। क्या है सर इसकी ट्रिक, सर इसकी ट्रिक है बैड डेब्ट्स, जो भी बैड डेब्ट्स है वो ले लो, इसमें ऐड कर दो फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड कर दो न्यू प्रोविजन और माइनस कर दो ओल्ड प्रोविजन। बहुत सिंपल था। ठीक है, तो क्या होगा, देखो बैड डेब्ट्स कितने हैं, 4000, फर्दर बैड डेब्ट्स 0, न्यू प्रोविजन, सर 50,000 का 10% कितना आ जाएगा, 5000। क्या कोई ओल्ड प्रोविजन है क्या, नहीं है, तो टोटल लगा दो इसका कितना हो जाएगा, 9000। ये आ गया आपका आंसर, 9000। क्लियर, चलिए खत्म करते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। Which method is applied of providing depreciation on wasting asset? Wasting asset होती है जिसका नेचर ही ऐसा है कि धीरे 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 उसमें से चीजें अपने आप ही क्या होती रहेगी, खत्म होती रहेंगी। नेचर ही ऐसा है, वेस्ट होना खत्म होती जाएगी अपने आप ही। लाइकवाइज माइनिंग इंडस्ट्री, माइनिंग में क्या होता है, आपने आज एक माइन ले ली, अब माइन लेने के बाद सपोज करो आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ जो माइन होल्डर है उससे, या जो भी, तो आपका उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ कि भाई 5000 केजी निकालना या 10,000 केजी निकालना, और आपने आज निकाल लिया 500 केजी, तो अगले दिन आप 4500 से स्टार्ट करोगे। तो उसका नेचर ही ऐसा है सर, धीरे 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 एक टाइम आएगा, एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, अपने आप ही आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जितना प्रोडक्शन आपको निकालना था उतना आप निकाल लोगे। इसे बोलते हैं कौन सी असेट, वेस्टिंग असेट। तो वेस्टिंग असेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो किससे लगता है, डिप्लीशन मेथड से। किससे लगता है, डिप्लीशन मेथड। कैलकुलेट कैसे करेंगे, सर बहुत सिंपल है। अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोलता है तो डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। बस खत्म, जितना निकाल लिए हो और जो आपको कैलकुलेट करना था। क्लियर, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं।
चलिए, तो इसको लास्ट क्वेश्चन को अच्छे तरह से सॉल्व करना भाई, और फिर अब इस वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने उन दोस्तों तक पहुंचा दो जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और सीए में इंटर के लिए VSI को चूज़ करो। चलिए अब देखिए सर इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसकी वैल्यू बहुत सिंपल है कि 2 लाख रुपए का माल भेजा है तो 2 लाख रुपीस, इसके दो पार्ट हो गए 4/5 और 1/5। 4/5 कितना हुआ बच्चा? 1,60,000। 1/5 कितना हुआ? 40,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1,60,000 को आपने भेज दिया कितने में? 1,76,000 में। कितना एक्सेस? 16,000। कितना एक्सेस है? 16,000। यहीं से निकालना है आपको क्या? कमीशन। कमीशन कितना बोला है उसने? सर उसने कमीशन बोला है 2% तो इनवॉइस प्राइस का, तो 2% कितना हो जाएगा? 3,200, ठीक है। और उसके बाद 10% किसका? सरप्लस का। तो सरप्लस कितना है? ये रहा एक्स्ट्रा 16,000। तो 16,000 का 10% कितना हो गया? 1,600। दोनों का मिला के 4,800। और ये आ गया आपका आंसर क्या? ऑप्शन, आपका आंसर हो गया बेटा ऑप्शन ए। क्लियर? तो अब आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और आपके सारे आंसर अगर सही हैं या कोई कमी है तो आप लोग मुझे पर्सनली भी कॉल करके वी इंस्टीट्यूट के अंदर पूछ सकते हैं। आपकी हर तरह से हेल्प की जाएगी। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम।